जनक के जीवन में वह दिन एक बार फिर आया था जब उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान को पूरे समाज ने देखा और सराहा। कॉलेज के सभागार में जब उसका नाम सम्मान के लिए पुकारा गया तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज गूंज उठी। मंच पर जाने से पहले उसने गहरी सांस ली, जैसे भीतर कहीं कोई पुराना डर अब भी उसे कसकर थामे हुए था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता झलक उठी। जब वह मंच की ओर बढ़ी तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। जनक के चेहरे पर आत्मविश्वास था, मगर दिल में अतीत की कुछ धुंधली यादें भी तैर रही थीं। मंच पर उसका स्वागत किया गया और जब उसने ट्रॉफी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो सामने वही खड़ा था, ऋषि। वही ऋषि जिसने कभी उसकी जिंदगी में दर्द के बीज बोए थे और अब उसी के हाथों में उसे सम्मान देने आया था। ऋषि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। जनक के सामने खड़ा वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं दिखता था। समय ने दोनों को बहुत बदल दिया था। जब ऋषि ने ट्रॉफी जनक को सौंपी तो दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। उस नजर में कोई शब्द नहीं थे, पर एक कहानी थी, अधूरी, अनकही, मगर गहराई से महसूस होने वाली। जनक ने ट्रॉफी थामते हुए कहा, यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी उम्मीदों की है जो टूटकर भी बिखरी नहीं। मैंने उन्हें जोड़ने की कोशिश की है। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी बातों से प्रभावित था। वहीं दूसरी तरफ घर में अदिति बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे किसी तरह यह खबर मिली थी कि ऋषि जनक के सम्मान समारोह में गया है और उसने खुद जनक को अपने हाथों से ट्रॉफी दी है। यह सुनते ही उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। आंखों से गुस्से और अपमान के आंसू बहने लगे। वह फिर उसके पास गया, उस जनक के पास। वह खुद से बुदबुदाई। उसे लग रहा था कि ऋषि अब भी जनक के लिए कमजोर है। उसकी सोच में शक का जहर भर चुका था। घर के बाकी सदस्य अदिति को शांत कराने की कोशिश करते रहे, पर वह किसी की नहीं सुन रही थी। उसने अपनी सास से कहा, उसने मेरा नहीं, मेरे रिश्ते का अपमान किया है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। जब ऋषि घर लौटा तो माहौल तनाव से भरा था। अदिति उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आग थी। कहाँ गया था तू? उसके पास उसने सवाल किया। ऋषि चुप रहा, उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। अदिति ने फिर कहा, क्या अब भी तेरे लिए वही सब कुछ है? ऋषि की नजरें झुक गईं। जवाब उसके पास नहीं था। दिल में जो था वो शब्दों में नहीं कह सका। उधर जनक अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में ट्रॉफी थी और मन में तूफान। उसने ट्रॉफी अपनी माँ की तस्वीर के सामने रखी। माँ, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारे आशीर्वाद का फल है। वह बुदबुदाई। उसकी आंखों से आंसू गिरकर तस्वीर पर पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत लंबा सफर तय किया है, गांव की एक अनजान लड़की से लेकर अब एक सम्मानित व्यक्तित्व बनने तक। लेकिन इस मंजिल के बीच कितने कांटे थे, ये सिर्फ वही जानती थी। वहीं दूसरी ओर जनक के घर में भी बहस छिड़ी हुई थी। पराशर और मिलिनी के बीच जनक को लेकर मतभेद हो गए थे। मिलिनी कह रही थी कि परिवार को जनक से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पराशर का मानना था कि जनक अब पहले जैसी नहीं रही। वह परिवार से दूर होकर और मजबूत हो चुकी है। उसके भीतर अब वो शक्ति है जो किसी की माफी की मोहताज नहीं। इसी दौरान अनिरुद्ध भी अपनी गलती मान लेता है। वह अंजना से कहता है, हमें जनक को बुलाना चाहिए ताकि हम सब उससे क्षमा मांग सकें। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा था। समारोह के अंत में मंदिर का दृश्य आया। जनक ने ट्रॉफी वहां रखी और भगवान से कहा, मैं बस चाहती हूं कि जिन लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की वो देखें कि मैंने कैसे उठकर चलना सीखा। उसी वक्त पंडित जी पास आए और बोले, बेटी, तेरे अतीत में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो उजागर होने बाकी हैं। जब वो सामने आएंगे तो सबके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। जनक उनकी बात सुनकर चुप रह गई। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा कि आखिर कौन सा सच अभी बाकी है। इसी बीच ऋषि मंदिर पहुंचता है। दूर से जनक को देखता है जो अपनी मां की तस्वीर के सामने झुकी है। उसकी आंखों में सुकून और पश्चाताप दोनों हैं।
वह कुछ कहना चाहता है मगर शब्द नहीं निकलते। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता अब भी सांस ले रहा था, जो ना पूरी तरह खत्म हुआ था और ना ही पूरी तरह जिया गया था। उधर अदिति अपने गुस्से में हर रिश्ते को तोड़ने पर उतारू थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर लगी तस्वीरें तोड़ दी। अगर वो मुझे छोड़कर उसके पास गया है तो अब मैं उसे सजा दूंगी, उसने ठान लिया। परिवार के बाकी सदस्य उसकी हालत देखकर चुप हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे समझा सके। अदिति का दर्द अब पागलपन की हदें छूने लगा था। ऋषि घर लौटकर अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है। उसकी आंखों में झनक का चेहरा घूमता है। वह खुद से कहता है, शायद मैंने उसे खोकर ही समझा कि वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उसका मन ग्लानि से भरा हुआ था, लेकिन अब जो हो चुका था उसे पलट पाना नामुमकिन था। कहानी के इस मोड़ पर हर किरदार अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। झनक अपने अतीत से, ऋषि अपने अपराध बोध से और अदिति अपने टूटे हुए विश्वास से। तीनों की किस्मतें जैसे एक धागे से बंधी थीं, जो कभी भी टूट सकता था। पर उस धागे की एक डोर अभी भी झनक के दिल में कहीं जीवित थी, जहां प्रेम, दर्द और आत्मसम्मान तीनों साथ मौजूद थे। और मंदिर की शांति में रखी वह ट्रॉफी जैसे झनक की जीत की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की कहानी सुना रही थी, जो टूटकर भी बिखरी नहीं, जिसने खोकर भी खुद को पाया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पंडित के शब्दों की गूंज अब भी झनक के मन में थी। तेरे अतीत के रहस्य अभी बाकी हैं। झनक मंदिर में अपनी मां की तस्वीर के सामने रखी ट्रॉफी को देखते हुए मुस्कुराती है। आंखों में नमी है मगर चेहरे पर शांति की झलक। वह धीरे से कहती है, मैंने जीत ली है। दर्द पर, अपमान पर और उस कमी पर जो मुझे हमेशा सताती थी, उसकी आवाज में आत्मविश्वास है और भीतर एक निश्चय की लहर। तभी पंडित जी पास आते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, तेरे जीवन के कुछ रहस्य अब भी अधूरे हैं। जल्द ही समय खुद तुझसे उन्हें उजागर करवाएगा। झनक चौंकती है, पर उनके शब्द उसके दिल में उतर जाते हैं। कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है, जहां आत्मसम्मान, सुकून और आने वाले संघर्ष का आभास सब साथ दिखाई देता है। दृश्य बदलता है। अगले दिन झनक अपने घर लौटती है, जहां उसका स्वागत उसकी स्कूल की अध्यापिकाएं करती हैं। उनके चेहरों पर गर्व झलक रहा है, क्योंकि झनक ने इस बार पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। मैडम मुस्कुराते हुए कहती हैं, झनक, विद्यालय में तुम्हारे सम्मान में एक समारोह रखा जा रहा है। तुम्हें और तुम्हारे पति को जरूर आना होगा। झनक हल्की मुस्कान देती है, लेकिन आंखों में झिझक है। पराशर बीच में बोल पड़ता है, मैम, वो पुलिस में हैं, काफी व्यस्त रहते हैं, शायद आ ना पाएं। लेकिन अध्यापिकाएं मानती नहीं। कोई बात नहीं, उनका नंबर दे दीजिए, प्रिंसिपल मैम खुद उन्हें बुला लेंगी। झनक मन ही मन सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि अब उसके जीवन के हर नए मोड़ पर ऋषि का नाम किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है। इधर अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका काफी खून बह चुका है और उसे तुरंत ब्लड की जरूरत है। सभी हताश हैं, क्योंकि उस वक्त उपयुक्त ब्लड ग्रुप का दाता नहीं मिल पा रहा। तभी झनक आगे बढ़ती है और बिना किसी झिझक के कहती है, मेरा ब्लड ले लीजिए। पराशर और बाकी सब दंग रह जाते हैं। आखिर वही झनक जिसे अदिति ने अपमानित किया था, आज उसकी जान बचाने को तैयार है। खून देने के बाद झनक कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है। कुछ घंटे बाद डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, मरीज खतरे से बाहर है। जब अदिति को होश आता है तो उसे सच्चाई पता चलती है कि उसकी जान झनक ने बचाई है। वह कुछ देर चुप रहती है, आंखों से आंसू बहते हैं। उसके दिल में पछतावे की टीस उठती है। उसने जिस लड़की को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी ने उसकी जान बचाई। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में सिर्फ अदिति और झनक रह जाती हैं। झनक उसके पास आती है और धीमे स्वर में कहती है, आप ठीक हैं ना? अदिति बस उसे देखती रह जाती है। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। उसके होंठ कांपते हैं, मगर आवाज नहीं निकलती।
उस पल में दोनों के बीच अनकही भावनाएं तैरती हैं, एक तरफ कृतज्ञता, दूसरी तरफ सन्नाटा। उधर घर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अर्शी और अनिरुद्ध ऋषि पर गुस्सा उतारते हैं। तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी ने यह सब किया। तुमने उसे धोखा दिया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी, अर्शी चिल्लाती है। ऋषि कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। वह सिर्फ इतना कहता है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जो हुआ वह हालात की मजबूरी थी। जनक के सपनों को पूरा करना मेरा वादा था, जिसे मैं निभा रहा हूं, पर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अदिति की हालत सुधरने के बाद भी घर में उसका व्यवहार नहीं बदलता। उसकी आंखों में अब भी जलन और गुस्सा है। वह जनक को देखकर कहती है, अगर तू नहीं होती तो शायद मेरा रिश्ता आज भी बचा होता। ऋषि बीच में बोलता है, बस अदिति, अब बहुत हो गया। जनक ने तुम्हारी जान बचाई, क्या इतना भी देख नहीं सकती? उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा और दर्द दोनों हैं। अदिति उससे कहती है, तूने मुझे छोड़कर उसे चुना है तो अब उसी के साथ रह, और कमरे से बाहर निकल जाती है। जनक यह सब सुनती है पर कुछ नहीं बोलती। उसके चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी शांति है। ऋषि उसके पास आता है और कहता है, तुम क्यों सहती हो इतना सब? जनक जवाब देती है, क्योंकि शायद यही मेरी परीक्षा है। अगर मैंने अपमान पर जीत पाई है तो अब रिश्तों की सच्चाई पर भी जीत पाऊंगी। उसकी आंखों में वही दृढ़ता झलकती है जो पहले मंदिर में दिखी थी। कहानी का अगला दृश्य भावनात्मक बन जाता है जब ऋषि जनक के लिए सिंदूर लेकर आता है। वह चाहता है कि उसे यह महसूस हो कि वह अब अकेली नहीं है। लेकिन जब वह सिंदूर की डिब्बी खोलता है, जनक की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? वह पूछती है। ऋषि मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, चाहे मेरे साथ हो या बिना मेरे। वह सिंदूर उसके माथे पर नहीं लगाता, बस डिब्बी को भगवान के सामने रख देता है और कहता है, तेरी सलामती के लिए। यह सीन दोनों के बीच की भावनाओं को एक नई परिभाषा देता है, जहां प्रेम त्याग में बदल चुका है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन अदिति का एक्सीडेंट हो जाता है। ऋषि और जनक दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हालत गंभीर है। परिवार फिर से टूटने की कगार पर आ जाता है। अर्शी और अनिरुद्ध ऋषि को दोषी ठहराते हैं। अगर तुमने उसे छोड़ने की बात नहीं की होती तो वो ये कदम कभी ना उठाती। ऋषि स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कब और कैसे उसका जीवन इतना उलझ गया। इस पूरी उथल पुथल के बीच जनक का चरित्र और भी मजबूत होकर उभरता है। उसने रिश्तों में धैर्य, आत्मसम्मान और माफी की शक्ति दिखाई है। अदिति का जीवन भले ही टूट चुका हो, लेकिन जनक ने साबित कर दिया कि इंसानियत हर रिश्ते से ऊपर होती है। ऋषि अब खुलकर जनक के साथ खड़ा हो गया है। वह सबके सामने कहता है, मैं जनक का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी प्रेरणा है। एपिसोड के अंत में जनक खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देखती है। पंडित जी के शब्द उसके मन में गूंजते हैं, तेरे अतीत का सच अभी बाकी है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हवा में उसके बाल उड़ते हैं और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। यह वही जनक है जिसने अपमान को ताकत में बदला और अब वह आने वाले हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। कहानी का यह दूसरा भाग जनक की आत्मशक्ति, अदिति के पश्चाताप और ऋषि के संघर्ष को एक साथ जोड़ता है, जहां हर रिश्ते की परख होने वाली है और हर दिल का सच सामने आएगा।